बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है प्रोज एंड फिक्शन, इससे संबंधित ये जो वीडियो होगा ये आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आप और जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं, उनका मैं सबका आपको क्या कराने वाला हूँ, क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, समरी बताने वाला हूँ। अब समरी पढ़ने का देखो क्या फ़ायदा होता है। समरी पढ़ते हो ना तो उसके अंदर थीम के प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हो, करेक्टर के प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हो, तीसरा और कोई अन्य प्रश्न बन जाएगा वो भी बहुत अच्छे से कर जाओगे, और दूसरी बात यह समरी वगैरह भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो यही है, इसमें मैंने पूरे डिटेल में आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको जो पढ़ोगे प्रश्न भी बहुत आराम से आपसे बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर वीडियो जो और कोई वीडियो डाले हुए हैं, मैंने काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं आपके इस प्रोज एंड फिक्शन से संबंधित, अन्य चैप्टर से संबंधित, वो भी जाकर देख लेना है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होने वाला है प्रोज एंड फिक्शन, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं उनकी मैं समरी लेकर आया हूँ। अगर आप इनको पढ़ लेते हो, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो, तो इसको क्या फ़ायदा होगा, आपको पूरा चैप्टर की समरी समझ में आ जाएगी। तो चाहे प्रश्न लघुतरात्मक आए, निबंधात्मक आए, और चाहे जो आपका ऐसे राइट जो करना पड़ता है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, उसको में भी आपको समरी लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको क्या करना है, बस इन वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अन्य वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित। पहले प्रश्न की बात करें, देखो पॉपुलर जो सुपरस्टिशियस है, ये क्या है, ह्यूमरस थॉट प्रोवोकिंग एसे है। मतलब ह्यूमरस क्या, आपको हास्यास्पद, साथ के साथ थॉट प्रोवोकिंग मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ऐसी एक क्या है, ऐसे लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये ऐसे जोसेफ एडिसन के द्वारा फेमस ऐसे लिखा गया है, पॉपुलर सुपरस्टिशन। अब सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, ये होते हैं अंधविश्वास, जो अपने जीवन में अंधविश्वास होते हैं ना, जैसे कि भाई काली बिल्ली अगर अपना रास्ता काट देगी तो अपना जो आपका ये जो शुभ नहीं होगा, आपका जो आप यात्रा कर रहे हो, तो इस प्रकार के अंधविश्वासों को क्या कहा जाता है, सुपरस्टिशंस के नाम पर लिखा जाता है। तो जो जोसेफ एडिसन है ना, इन्होंने बताया है कि अंधविश्वास किस प्रकार के होते हैं और वो धर्म से किस प्रकार से अलग होते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे आगे धीरे धीरे आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। 18वीं शताब्दी के अंदर इंग्लिश जो एसेस्ट हैं, इंग्लिश जो निबंध लेखक हैं, और ये नैतिकता पर लिखने वाले क्या रहे हैं, जोसेफ एडिसन है, ये क्या रहे, नैतिकता पर और ऐसे राइटिंग लिखने वाले राइटर रहे हैं। द ऐसे वाज ओरिजिनली पब्लिश इन द स्पेक्टेटर। तो ये जो इनका जो ऐसे है वो किस में पब्लिश हुआ था, द स्पेक्टेटर नामक जो किताब थी इनकी, उसके अंदर पब्लिक हुआ था। ए पॉपुलर पीरियडिक दैट एम द एंटरटेन एजुकेटेड द पब्लिक विद द ऐसे। तो इनका क्या कार्य होता था, इनका कार्य होता था बच्चों, जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, उनको एंटरटेन करना, उनको लोगों को सिखाना, आनंद की अनुभूति कराना, साथ के साथ लोगों को एजुकेट करने का भी कार्य करते थे अपने एसे के माध्यम से। एडिसन क्रिटिकली एग्जामिन द इरेशनल बिलीफ एंड द सुपरस्टिशंस। तो एडिसन ने बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से क्या किया है, एग्जामिन जांचने की कोशिश करी है इरेशनल बिलीफ, जो हमारे विश्वास होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, और अंधविश्वासों को उस समय जो पाए जाते थे, उन सब अंधविश्वासों के बारे में इन्होंने बात की है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मोटी मोटी बातें बताऊं मैं। पॉपुलर सुपरस्टिशन है नामक जो किताब लिखी गई है, ये जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखी गई थी 18वीं शताब्दी के अंदर। और ये क्या थे, एसेस्ट थे, ऐसे लिखते थे, और मोरल ऐसे लिखने का इनका कार्य था। साथ के साथ ये जो किताब है, ये जो ऐसे है, वो द स्पेक्टेटर के अंदर क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इसके अंदर इन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया है, मतलब आलोचनात्मक ढंग से एग्जामिन करने का प्रयास किया है इरेशनल बिलीफ, जो हमारे अतर्कसंगत है विश्वास होते हैं वो, और अंधविश्वासों को। मैन आइडिया की बात करूं, सुपरस्टिशंस हैज़ द यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी। तो इन्होंने पहला क्या बात किया है कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास होते हैं, वो इंसान का एक सार्वभौमिक क्या रहती है, एक आदत होती है, सार्वभौमिक क्या आदत पाई जाती है, और चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ये आदत आपको जरूर से पाई जाएगी। एडिसन ओपन द ऐसे बाय एक्नॉलेजमेंट दैट सुपरस्टिशन एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। तो एडिसन ने ये बताया कि जो ये आपके सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आप कोई भी सोसाइटी के अंदर चले जाओ, चाहे आप किसी भी समाज के अंदर चले जाओ।
रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन और सोशल स्टेटस, चाहे आप कितने भी समझदार हो, कितने पढ़े लिखे हो, और चाहे कोई भी आपका सामाजिक रुतबा हो, लेकिन कोई ना कोई अंधविश्वास में हर व्यक्ति क्या करता है, विश्वास रखता है। इवन इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड पीपल आर ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरेशनल फियर्स। इसके बावजूद कि इंटेलिजेंट बच्चे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल फियर, अतर्क संगत जो डर होते हैं उनका शिकार होते हैं। रूटेड इन कल्चरल बिलीफ एंड रिलीजन और ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी जो संस्कृति हो गई, जो हमारे विश्वास हो गए, धर्म हो गए, उसकी जड़ों में ये सब चीज़ें हैं। तो इनकी मेन बात ये है कि चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, आप चाहे कितने समझदार व्यक्ति हो, कोई ना कोई अंधविश्वास का इस समाज में हर व्यक्ति शिकार होता है। ये इसका मेन आइडिया है। समझ में आ गया आपको? मेन आइडिया का प्रश्न आएगा तो लिख देना, पहला है सुपरस्टिशन एज ए ह्यूमन टेंडेंसी, इंपॉर्टेंट हो गए। अगले वाला एग्जाम्पल ऑफ द सुपरस्टिशंस, ही लिस्ट द सेवरल सुपरस्टिशन ऑन ऑफ हिज टाइम। तो उन्होंने बताया कि उनके समय किस किस प्रकार के अंधविश्वास चलते थे। तो ये भी आपको लिखना है। पहला, बिलीफ इन गोस्ट एंड स्पिरिट। तो उस समय के लोग किस में बिलीव करते थे, गोस्ट एंड स्पिरिट। गोस्ट मतलब भूत, स्पिरिट मतलब जो बुरी आत्माएं होते हैं, उन सब चीज़ों पर विश्वास करते थे। फियर ऑफ ओमेंस, जो कुछ गलत हो जाने का, अमंगल हो जाने का क्या होता था, उनको डर होता था। जैसे ब्रेकिंग ए मिरर और सीकिंग ए ब्लैक कैट। तो जैसे कि अगर कांच टूट गया, अपन भी नहीं कहते ना कि टूटे हुए कांच में अपना कभी चेहरा नहीं देखना चाहिए, है ना, टूटे हुए कांच को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो ये भारत में ही नहीं था अंधविश्वास, ये यूरोप में भी पाया जाता है अंधविश्वास। अगला क्या है, सीकिंग ए ब्लैक कैट। अगर आपको कोई काली बिल्ली दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके लिए अमंगल हो सकता है। तो देख लो, ऐसे मत समझना कि हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती हैं, ये यूरोप में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। अगला क्या है, ट्रस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप। तो लोगों का एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखना। एस्ट्रोलॉजी मतलब जो आपका जहाँ पे ये नहीं देखते अपना कुंडली वगैरह देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में विश्वास रखना, आपका ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखना और होरोस्कोप के अंदर विश्वास रखना। बिलीफ इन गुड एंड बैड लक। तो इंसान का अच्छे और बुरे किस्मत पर भरोसा करना। ये सब उस समय के पॉपुलर सुपरस्टिशन थे। प्रश्न आ सकता है कि पॉपुलर सुपरस्टिशंस के बारे में क्या थे उनके समय, तो आपको ये सब पॉइंट लिख के आ जाने हैं। He treat these example with a light stratification tone, making the readers reflect without feeling attacked and ridiculous. तो इन्होंने जो अपने ऐसे लिखा है, इसके अंदर सटायर, आलोचनात्मक ढंग से बहुत हल्के तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से, तो इन्होंने बहुत ही हल्के तरीके से बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं। अगले वाला, डेंजर ऑफ बिलीफ, ब्लाइंड बिलीफ। तो इन्होंने एक चीज़ बताया कि किस प्रकार का खतरा रहता है अगर आप अंधा विश्वास कर लेते हो किसी चीज़ के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया, एडिसन आर्ग्यूज दैट सुपरस्टिशन आर नॉट ओनली इरेशनल बट ऑल्सो डेंजरस। तो इन्होंने क्या बताया, एडिसन ने कहा है कि जो सुपरस्टिशंस होते हैं ये सिर्फ खतरनाक ही, सिर्फ अंधविश्वास या अतर्क संगति नहीं होती जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, बल्कि ये खतरनाक भी हो सकते हैं। They prevent people from thinking logically and can lead to fear, anxiety और wrong actions। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को लॉजिकली मतलब तर्क लगाकर नहीं सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और मतलब भाई आप तर्क लगाकर नहीं सोच सकते चीज़ों के बारे में अगर आपको अंधविश्वास है तो। एंड लीड टू द फियर, एंजाइटी एंड रॉन्ग एक्शन। साथ के साथ आपके अंदर क्या करें, घबराहट भर देंगे, डर भर देंगे और गलत कार्य करने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। भाई अगर आप मान लो, चाहे आपको कितना भी इमरजेंसी का काम हो, और अगर आपको बिल्ली वगैरह काट जाए तो काफ़ी लोग तो जाते ही नहीं है इस सब चीज़ों के डर से। तो समझ गया, इस सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग उसमें विश्वास करते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है, देखा हो काफ़ी लोग अपनी भूत आत्माओं के चक्कर में अखबार में भी आते हैं, ये दायन वगैरह बताकर काफ़ी बार महिलाओं को मार दिया जाता है। तो यही चीज़ है, ये गलत एक्शन है, आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल माइट अवॉइड डूइंग इंपॉर्टेंट टास्क ऑन सर्टेन अनलकी डेज। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अपनी बुरी किस्मत बताकर क्या करते रहते हैं, वेस्ट मनी को खराब करते रहते हैं और गलत चीज़ों में, जैसे कि जुआ वगैरह खेलने लगे, गलत चीज़ें करने लगे और कहेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब थी, बल्कि आपकी किस्मत खराब नहीं थी, आपने गलत कार्य किए हैं जीवन में। अगले वाला पॉइंट है सुपरस्टिशंस वर्सेज ट्रू रिलीजन। तो इन्होंने क्या कहा है कि वास्तविकता में सुपरस्टिशंस क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि सुपरस्टिशन अंधविश्वास क्या होते हैं और वास्तविक धर्म क्या होता है।
तो ही कैन ड्रा ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू रिलीजन फेथ एंड ब्लाइंड सुपरस्टिशन। तो इन्होंने एक बहुत ही पतली जो लाइन खींची है किनके बीच में, एक वास्तविक धर्म के बीच में और अंधभक्ति के अंदर, अंधविश्वास के अंदर। एडिसन्स बिलीव दैट ट्रू रिलीजन प्रमोट द मोरल लिविंग एंड रीजन्स। तो एडिसन ने विश्वास किया है कि एक वास्तविक धर्म और एक नैतिकतापूर्ण जीवन में क्या अंतर होता है। तो इन्होंने क्या बताया, एक जो धर्म होता है ना, जो रियल धर्म होता है, वो किस पर बात करता है, वो नैतिकतापूर्ण जीवन जीने पर विश्वास रखता है। आप सब लोग वो नैतिक जीवन जियो, लोगों की भलाई करो, मानवता को आगे बढ़ाओ, इन सब चीज़ों पर विश्वास रखता है। वाइल सुपरस्टिशंस प्रमोट फियर एंड इग्नोरेंस। वहीं जो आपके अंधविश्वास हैं वो आपको किस पर लेकर जाते हैं, वो आपके अंदर डर बढ़ते हैं और साथ के साथ आपके अंदर इग्नोरेंस, एक गणना का भाव हो गया, एक आपके अंदर अकड़ की भावना को बढ़ते हैं। He criticized how many people mix religion with superstition and lost the true spiritual faith। तो इन्होंने क्या कहा, काफ़ी लोग क्या करते हैं, धर्म के साथ किसको मिला लेते हैं, आपके अंधविश्वासों को मिला लेते हैं, और जिससे जो वास्तविक धर्म होती है उसकी वास्तविकता है, विश्वास है, वो खो जाता है। तो आपके समय, आज के समय आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास चलते हैं, और इसके अंदर लोग, इसके कारण क्या होता है, उन अंधविश्वासों के कारण लोग धर्म में भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। टून एंड स्टाइल। तो किस प्रकार के टून का यूज किया है, एडिसन राइट इन ए जेंटल ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव स्टाइल। तो इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस मतलब हास्यास्पद, जेंटल मतलब एक सभ्य तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। ही डज नॉट एग्रेसिव अटैक ऑन सुपरस्टिशियस पीपल। इन्होंने एग्रेसिवली, इन्होंने क्या है कि एकदम से दरकिनार नहीं कर दिया जो लोग अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं, एकदम ही उनको क्रिटिसाइज नहीं किया बहुत ज़्यादा स्तर पर, ऐसा कुछ नहीं किया है। बट रेदर यूज ए विट एंड लॉजिक, बल्कि इन्होंने एक लॉजिक, एक विश्वास के साथ चीज़ों को, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। टू मेक देम रियलाइज द अब्सर्डिटी ऑफ देयर बिलीव्स। साथ के साथ इन्होंने जो विश्वास उन्होंने रियलाइज कराया है, जो अंधविश्वास में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इनको रियलाइज दिया है कि आप किस प्रकार की गलती, असेंसिबल, नॉन सेंसिबल कार्य कर रहे हो, जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई भी कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी मतलब सिर पैर नहीं है सब चीज़ों की। अगले वाला पॉइंट है मोरल ऑफ लेसन्स। दैट ऐसे टीचर्स अस वी शुड रिजेक्ट सुपरस्टिशन, फॉलो रीजन एंड द ट्रू फेथ। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी आ जाए आपके सामने, तो आपको ये चीज़ बतानी है। द एसेस टीचर्स अस दैट वी शुड रिजेक्ट सुपरस्टिशन। तो इन्होंने क्या कहा है, हमें अंधविश्वासों को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, उन्हें त्यागना चाहिए। एंड फॉलो द रीजन ऑफ ट्रू फेथ, बल्कि जो आपको वास्तविक जो विश्वास है भगवान के अंदर या जो चीज़ों के अंदर, वो आपको रखना चाहिए। एडिसन आर्ग्यूज रीडर टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड लॉजिकली। साथ के साथ जो एडिसन है, उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो ये दुनिया है इसको तर्क के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। नॉट ऑल प्रे टू इरेशनल फियर्स, ना कि कोई ऐसी फियर, ऐसे डर उनके अंदर पड़ना चाहिए जिनका कोई महत्व नहीं है। एंड यूज ए कॉमन सेंस एंड एजुकेटेड एज ए टूल अगेंस्ट द माइंड बिलीफ, बल्कि आपको अपना कॉमन सेंस, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका यूज करना चाहिए, तर्कों का यूज करना चाहिए इन सब चीज़ों, ये अंधविश्वास इनको तोड़ने के लिए। कंक्लूजन की बात करूं, जोसेफ एडिसन पॉपुलर सुपरस्टिशन इज ए टाइमलेस पीस एंड रिफ्लेक्ट द इरेशनल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। तो जोसेफ एडिसन के द्वारा जो पॉपुलर सुपरस्टिशन नामक जो ऐसे लिखा गया है, ये क्या टाइमलेस, इसका मतलब आज के समय भी इतना ही तर्कसंगत है। तो आज के समय भी अंधविश्वास चलते हैं, तो आज के समय भी इस ऐसे की क्या महत्व है। रिफ्लेक्ट द इरेशनल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, इन्होंने क्या दिखाया है कि इंसान का एक, जहाँ पढ़ा लिखा इंसान भी क्या कर सकता है, अनपढ़ों जैसे कार्य भी कर सकता है। एक हमारा सभी लोगों के अंदर एक अंधविश्वास को पालने की, एक गलत विश्वासों को अपनाने की क्या होती है, शक्ति होती है पूरे ह्यूमन नेचर के अंदर। इवन दो राइटिंग इन 18th सेंचुरी, इसके बावजूद कि 18 शताब्दी में लिखी गई ये जो ऐसे है, निबंध है, आज भी तर्कसंगत हमें लगता है। द मैसेज रिमेन रिलेवेंट टुडे, लेकिन आज भी ये जो मैसेज है ये हमारे सामने रिलेवेंट लगता है, एकदम वास्तविक उभर के आता है। इट रिमाइंड्स एट द क्वेश्चंस एज ओल्ड बिलीफ, साथ के साथ ये क्या दिखाता है, पुराने समय के जो हमारे विश्वास है उनको दिखाने का प्रयास करता है। थिंक क्रिटिकली एंड लिव गाइडेड बाय द रीजन एंड नॉट फियर, हमें जो क्रिटिकली, हमें क्या है, जो आलोचनात्मक ढंग से ज़िंदगी जीने का है, वास्तविक ज़िंदगी जीने पर हमें प्रमोट करता है, कारण देता है कि हमें लॉजिकली सही चीज़ों पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि डर से ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो इसमें आपको किस किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे ये और बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा कि डिस्क्राइब द सुपरस्टिशन एज ए ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी, एक्सप्लेन इन देयर वर्ड्स।
समझ आ गया कि सुपरस्टिशंस है वो एक सारी मानव प्रजातियों की क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्टिशंस, तो एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्टिशंस के बारे में बताना है और आपको ये पॉइंट लिख के देने, इनको आपको डिस्क्रिप्टिव रूप से बता देना है। समझ में आ गया आपको? काफ़ी ये पसंद भी आ सकता है, डेंजर ऑफ ब्लाइंड बिलीफ। तो आपको जो खतरा होता है, जो अंधभक्ति से खतरा होता है, आपको उन सब चीज़ों पर अच्छे से पढ़ लेना है। सुपरस्टिशन वर्सेस ट्रू रिलीजन क्या होता है, इस पर प्रश्न आ सकता है। और टोन और मोरल लेसन पे ये प्रश्न आ सकता है। तो इनमें से मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में समझाया है, अच्छे से करके आना आप इस पेपर को, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर और भी प्रश्न देख सकते हो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर का, प्रोज एंड फ्रिक्शन फेस्ट, उससे संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके मैं समरी करवा रहा हूँ। इससे आपको क्या हो गया, चाहे प्रश्न निबंधात्मक आए आपके सामने और चाहे लघुतरात्मक में आते और चाहे समरी लिखना है, तीनों के तीनों प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसमें मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको चीज़ों का समझाने का प्रयास करता हूँ और साथ के साथ ये भी बताता हूँ किस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलो अगले जो इम्पोर्टेंट आपका जो एसे है, कौन सा है, अल डोराडो लिखा गया है रॉबर्ट लुइस स्टीवन के द्वारा, उसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा है, अल डोराडो इज ए शॉर्ट रिफ्लेक्टिव एसे बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। तो जो अल डोराडो है वो क्या है, एक जो एसे लिखा गया है छोटा और रिफ्लेक्टिव, अपने जो वास्तविक जीवन है उसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, एक एसे लिखा है, रॉबर्ट लुइस स्टीवंस के द्वारा लिखा गया है। द फेमस स्टोइकिस राइटर, जो फेमस स्टोइकिस राइटर हैं, नॉन फॉर द वर्क लाइक ट्रेजर आइसलैंड एंड डॉक्टर जेवकेल एंड मिस्टर हाइडे। तो इनके द्वारा जो फेमस स्कॉटिश राइटर हैं रॉबर्ट स्टीवन के द्वारा, इन्होंने अलग अलग प्रकार की लिखी हैं। जैसे कि इनकी फेमस जो राइटिंग रही है वो क्या, ट्रेजर आइसलैंड रही हैं, खजाने वाला जो द्वीप है वो रही हैं, डॉक्टर जेकाल एंड मिस्टर हाइडे, ये जो पॉपुलर इनकी किताब रही हैं। समझ में आ गया आपको? तो अल डोराडो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट लुइस स्टीवंस के द्वारा लिखा गया है। ये नाम अच्छे से याद कर लेना आप। In this philosophy piece, Stevens uses the tendency of city El Dorado, a place unimaginable wealth and beauty। तो इस ये जो आपके सामने जो ये कहानी है, एल डोराडो नाम की इन्होंने कहानी लिखी है, जिसमें क्या होता है, एक एल डोराडो नाम की एक साउथ अमेरिका में एक जगह होती है। जैसे आपने केजीएफ मूवी देखी ना, उसमें एल डोराडो की बात की गई है, वही है वो। क्या एक गोल्डन सिटी होती है, गोल्डन सिटी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सोना पाया जाता है। तो उस जगह के बारे में वो ये फ्रिक्शन लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया, ये एल डोराडो वाली कहानी रॉबर्ट लुइस के द्वारा लिखी गई है। अब क्या होता है, वहाँ पर एल डोराडो नामक एक साउथ में जगह है, साउथ अमेरिका में जगह होती है और वहाँ पर सोना पाया जाता है। तो लोग वहाँ पर क्या करने जाते हैं, खोज करने के लिए जाते हैं। वो क्या होते हैं, अपने जो जीवन होता है उसमें और ज़्यादा पाने के लिए, क्योंकि भाई सोने में कितना पैसा होता है, और उस समय क्या होती थी, ब्लैक गोल्ड मतलब सोने की तस्करी हुआ करती थी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि टैक्स लगता ना सोने पर, इसलिए। तो अब क्या होता था ब्लैक मार्केट में, तो क्या होता था कि लोग और ज़्यादा पाने के लिए, और ज़्यादा पाने के चक्कर में वो सत्ता का संघर्ष देखने को पड़ता था, लोग मर जाते थे उन सब चीज़ों में। तो वही चीज़ है। तो अगर आपने केजीएफ मूवी देखी है तो आपको पता होगा, सोने से वही चीज़ है, वही जो एल डोराडो की बात की गई है वो वास्तविक एल डोराडो, यहाँ पर ये जो कहानी लिखी गई है रॉबर्ट लुइस स्टीवंस के द्वारा, उसी पर आधारित है। समझ में आ गया आपको? लेकिन पर्सन आपको स्टोरी लिखने का तो आएगा नहीं, पर्सन क्या आएगा आपके सामने, सेंट्रल आइडिया वगैरह का आएगा, सभी चीज़ें बताऊंगा। हैज़ ए सिंबल ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड परस्यूट। तो इस जो एल डोराडो नामक की जो स्टोरी लिखी है, इसके अंदर किसका सिंबल दिखाया है कि इंसान की जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, वो वक्त के साथ क्या होती है, बढ़ती ही रहती है। द ऐसे एक्सप्लोर द रिलेंटलेस नेचर ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें यह दिखाने का प्रयास क्या है, इंसान होता है उसको कुछ भी मिल जाओ, वो कभी भी सुख और चैन से जीवन नहीं जीता है। हु इज ऑलवेज चेजिंग आफ्टर समथिंग मोर, और वह जीवन में कुछ ना कुछ लगातार पाने की कोशिश करता रहता है। समथिंग बेटर ऑफ्टन एन अनअटेनेबल आइडिया, और जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर, चाहे उसको कुछ भी मिल जाओ। समझ में आ गया आपको? तो यही है कि इंसान की जो इच्छा होती है वो कभी भी रुकती नहीं है, उसको जीवन में कभी ना कभी और अधिक चाहिए होता है। सेंट्रल आइडिया की बात करूं, जो मुख्य आइडिया और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाला है सेंट्रल आइडिया से संबंधित, पहले बता देता हूं, अच्छे से समझ लेना।
द नेम अल्डोराडो रेफर टू ए सिटी मिथिकल गोल्डन सिटी, मतलब एक मिथिकल मतलब अवास्तविक एक गोल्डन सिटी होती है अल्डोराडो नाम की, जो इस स्टोरी में बताई गई है। बिलीव टू एग्जिस्ट समवेयर इन साउथ अमेरिका, तो इसमें माना गया है कि वो कहीं साउथ अमेरिका के किसी भी जगह, साउथ अमेरिका ब्राज़ील वगैरह है ना, इसको बोला जाता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल वगैरह है, ये सब किस में आते हैं, आपको यहाँ पर आती हैं, साउथ अमेरिका के अंतर आते हैं। वेनेजुला हो गया, ये सब देश हैं। तो वहाँ पर रॉबर्ट अल्सन ने अपनी स्टोरी में बताया कहीं ना कहीं एक अल्डोराडो नामक गोल्डन सिटी, सोना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक ऐसी सिटी पाई जाती है। 4 सेंचुरीज एक्सप्लोरर सर्च टू इट, और बहुत लंबे समय तक, सेंचुरी तक मतलब सालों साल क्या है, जो एक्सप्लोरर हैं वो उसको सर्च करते रहते हैं, मतलब जो खोजकर्ता होते हैं ना वो उसको खोजते रहते हैं। होपिंग टू फाइंड रिच बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इस विश्वास में कि उन्हें वो सब चीज़ें हैं जो वो सिटी है वो इतना अमीर कर देगी जितना उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्टीवन यूजेज द लीजेंड टू रिफ्लेक्ट द ह्यूमन टेंडेंसी, दो स्टीवंस है, इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से, अपने पात्र के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है, ह्यूमन टेंडेंसी टू सर्च ए परफेक्ट लाइफ, इंसान की हमेशा से इच्छा रही है कि वो एक परफेक्ट लाइफ मतलब एक ऐसे जीवन को प्राप्त करने का प्रयास करे जहाँ पर कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो, बल्कि सुख ही सुख हो, एकदम सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार चले। और आइडियल हैप्पीनेस विच ऑफ्टन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, और एक अवास्तविक खुशी, आइडियल हैप्पीनेस मतलब एक ऐसी खुशी जो हमेशा उसको मिलती रहे, ऐसा जीवन उसको मिल जाए, लेकिन वास्तविकता इस दुनिया की यही है कि इस प्रकार के सुख कहीं भी जीवन में मिलता नहीं है। कोई ना कोई दुख आपके जीवन में हमेशा रहने वाला है। सुख और दुख जीवन के क्या होते हैं, एक प्रकार के दो पहलू होते हैं। अगले वाला द जर्नी वर्सेस द डेस्टिनी, तो इन्होंने क्या प्रश्न बताया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बनकर आ सकता है। द जर्नी वर्सेस द डेस्टिनी पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। स्टीवन सजेस्ट दैट इन लाइफ पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड, तो स्टीवन ने क्या कहा कि जिंदगी के अंदर लोगों को कुछ भी मिल जाए वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। विद वाट दे हैव, चाहे उनके पास कुछ भी हो वो कभी भी जीवन में सेटिस्फाई नहीं होंगे। लाइक दोज एक्सप्लोरर्स दे ऑलवेज बिलीव दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज समथिंग अहेड, तो जैसे कि जो एक्सप्लोरर थे, जो खोजकर्ता थे, उन्हें लगता था कि जीवन में खुशी है वो कहीं आगे जाकर उन्हें मिलने ही वाली है, इस जीवन में कहीं आगे कोई ना कोई खुशी उनके लिए इंतजार कर रही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो अपने को भी ऐसा होता है ना कि अपन जिंदगी में क्या करते रहते हैं, जैसे आज के समय आपको लग रहा होगा कि आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो मज़े मज़े हो जाएंगे, है ना। फिर आपको लगेगा कि एग्जाम के बाद में कंपटीशन की तैयारी करोगे तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं होता। फिर आप सरकारी नौकरी लगने के बाद में आपको लगेगा मेरा प्रमोशन हो जाए तो खुशी मिल जाएगी, शादी, बच्चे, ये सब जीवन में चलता रहता है। हम वास्तविक जो खुशी होती है वो वर्तमान समय में होती है, हम उसको नहीं देखकर बल्कि आगे की फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्राप्ति करने में, डेस्टिनी को अचीव करने में क्या करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो इन्होंने यही प्रयास किया है कि आपको अपने वर्तमान जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। लाइफ इज मोर अबाउट द जर्नी एंड देन द डेस्टिनी, तो जिंदगी है वो क्या है, एक यात्रा है, देन द डेस्टिनी मतलब एक जो आखिरी पड़ाव के बजाय, जो आपका अंतिम लक्ष्य के बजाय एक जीवन में यात्रा की तरह होती है। द परस्यूट ऑफ गोल्स हाउएवर अनरीचेबल इज वाट गिविंग लाइफ मीन्स, मतलब जो आपको लक्ष्य होते हैं वो आपको जीवन में क्या देते हैं, एक जीवन जीने का आधार देते हैं, लेकिन लक्ष्य ही सब कुछ नहीं होता। जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी जीवन में सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वन ए पर्सन अचीव ए गोल दे ऑफ्टन फील एम्पटी एंड बिगेन टू चेंज अनदर, जैसे इंसान किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वो अपने अंदर से खुद को फिर से खाली पाता है और वो दूसरे किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पहुंच जाता है। तो समझ में आ गया, जैसे पर इंसान को कोई ज़िंदगी में एक लक्ष्य प्राप्त हो गया, आपने भी देखा होगा, आप एग्जाम खत्म हो जाएंगी तो थोड़े से दिन खुशी रहने लगी, फिर आपको फिर से समस्याएं कोई ना कोई आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ और समस्याओं में आप उलझ जाओगे। तो यही है, इंसान जब कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है उसके बाद में वो खुद को खाली महसूस करता है और अपनी ज़िंदगी है उसको फिर से चालू करना, फिर से मुश्किलों में पड़ना शुरू कर देता है। ह्यूमन रिलेंटलेस थ्रू द पोइटिक लैंग्वेज द फिलोसफिकल थॉट, तो मतलब अपनी जो पोइटिक लैंग्वेज, जो कविताओं के माध्यम से, अपनी जो भाषा के माध्यम से स्टीवन पोइट्रेट ह्यूमन बीइंग एज ए नेचुरल रिलेंटलेस, तो जो स्टीवंस है इन्होंने क्या दर्शाया है कि इंसान है वो कैसा है, एक नेचुरली रिलेंटलेस है, मतलब एक प्राकृतिक रूप से ऐसा इंसान है जो हमेशा क्या रहता है, अस्थिर रहता है और उसको
किसी भी प्रकार से मतलब चैन, सुख और चैन नहीं मिलता है, चाहे उसको कुछ भी प्राप्त मिल जाए। वी आर नॉट कॉन्टेंट विद द स्टेबिलिटी और रूटीन। तो हम संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन में, अपने का जो स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व चल रहा है और रूटीन में आपकी ज़िंदगी चल रही है इससे। इवन वी आर कंफर्टेबल वी ड्रीम एडवेंचर। हम बहुत एकदम शांति की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन में क्या चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कुछ ना कुछ संघर्ष चाहिए, कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए, ऐसा जीवन में रोमांच चाहिए, सक्सेस और समथिंग न्यू, कुछ नई सफलताएं चाहिए और कुछ नया चाहिए और आवन वर्जन ऑफ अल्डोराडो की इकाई अपना नया वर्जन की और नई खुशी के रूप में आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में सुख चल रहा होता है तो अपन दुख मोल लेकर आ जाते हैं। यही चीज़ होती है। मोरल मैसेज, स्टीवन मैन मैसेज इज दैट लाइफ शुड नॉट बी वेस्टेड सर्चिंग फॉर ए इमेजिनरी पैराडाइज। तो स्टीवन ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ की चीज़ों को खोजने में, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। ये जो अवास्तविक खुशियाँ होती हैं ना कि आपको ये मिल जाएगा तो बहुत खुशी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। फाइंड जॉय इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आपके जीवन में जैसा जीवन आपका अच्छा बुरा, उन सब चीज़ों को एंजॉय करने का प्रयास करना चाहिए। एक्सेप्ट दैट ऑब्सोल्यूट परसेप्शंस और एंडलेस हैप्पीनेस इज मिथ। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो एब्सोल्यूट परसेप्शन है, मतलब एकदम वास्तविक जो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की खुशी है, वो सब चीज़ें मतलब एकदम आइडियल लाइफ, अवास्तविक लाइफ जो आप इंस्टाग्राम पर लोगों की लाइफ देखते हो, वैसा जीवन में कुछ भी नहीं होता। सभी के जीवन में दुख होते हैं, सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं। अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए स्ट्राइविंग नॉट अचीविंग दैट लाइफ बिकम मीनिंगफुल। तो ये समझना चाहिए कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्या रहता है, कमी रहती है। सबके जीवन में किसी ना किसी चीज़ का संघर्ष रहता है, किसी ना किसी, सब इंसानों को कुछ ना कुछ जीवन में किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है। हर इंसान को दुख रहता है कि अगर उसको ये मिल जाता तो उसे पता नहीं क्या मिल जाता। तो सभी की ज़िंदगी आप जैसी ही होती है। अब कंक्लूजन की बात करें, इन एल्डोराडो स्टीवंस ब्यूटीफुली कैप्चर द इथर्नल ह्यूमन क्वेस्ट फॉर समथिंग मोर। तो एल्डोराडो के माध्यम से स्टीवन ने बहुत ही मतलब सुंदरतापूर्ण ये कैप्चर करने का, ये दर्शाने का प्रयास किया है कि इंसान होता है, उसका हमेशा अंदर से इच्छा रहती है कि उसको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए। सिम्बलाइज एज ए गोल्डन सिटी, और जो उसकी जो लगातार ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सर्च करने की जो इच्छा रहती है, उसको क्या एक गोल्डन सिटी के रूप में दिखाया गया है। दैट मे नॉट बी एग्जिस्ट, जो हमारे जीवन में कभी एग्जिस्ट करते हैं। तो अपन भी यही करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं जो कभी वास्तविक ज़िंदगी में होती नहीं। अगर वो मिल भी जाए तो उसका इतना बड़ा महत्व नहीं होता है। इन ऐसे हिज ऐसे इज ए रिमाइंडर टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट। तो इस ऐसे में क्या दिखाया गया है कि आपको जो वर्तमान जीवन है इसका महत्व करना चाहिए, और आपकी जो ज़िंदगी की जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, उसको अच्छे से जीना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज दैट चेजिंग इल्यूजन्स कैन ऑफ्टन डिस्ट्रैक्ट एस फ्रॉम द रियल जॉय एंड कंटेंटमेंट। तो इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है, जो अपन अवास्तविक जो भ्रामिक चीज़ें हैं, इनको पाने के चक्कर में हम जो वास्तविक खुशी है और जो आपको डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो वास्तविक खुशी से, और आपका जो असलियत में जो आपको खुशी मिलने वाली थी इस जर्नी से, यात्रा से, उसको पीछे छोड़ देते हो। तो यही है, आप अपने लक्ष्य के चक्कर में जो आपकी जो रास्ता है, जर्नी है, यात्रा की खूबसूरती को भूल जाते हो। तो यही है। इसमें कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का प्रश्न आएगा, जो पॉइंट पढ़ाए वहाँ से प्रश्न आएंगे। द जर्नी वर्सेस द डेस्टिनी का प्रश्न आ सकता है, साथ के साथ मोरल ऑफ द मैसेज के नाम से प्रश्न आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सामने चैप्टर। तो अगर आपने पूरा देखा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ पे जाके और ज़्यादा चैप्टर्स को भी आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपके सामने जो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज एंड फिक्शन फर्स्ट, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनके जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर्स हैं, उनकी मैं समरी लेकर आया हूँ। इससे क्या होगा, आपके सामने चाहे समरी का प्रश्न आए, चाहे आपके साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए, और चाहे आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए, सभी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनकी समरी मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ। आपके सामने समरी आपको देखने को मिलेगी। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने कौन सा है, हैज एन एस्ट्रोलॉजर डे बाई R.K. नारायण। तो R.K. नारायण के द्वारा जो एस्ट्रोलॉजर डे नामक जो कहानी लिखी गई है, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कविता स्टोरी होने वाली है, समझ में आ गया। और आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है, इससे प्रश्न आ सकता है इस बार।
एन एस्ट्रोलॉजर डे इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटिंग बाय द फेमस इंडियन राइटर ऑथर आर के नारायण। तो आर के नारायण का आपने भी कभी ना कभी सुना होगा नाम। ये काफ़ी फेमस क्या रहे, राइटर रहे हैं, इंडियन राइटर रहे हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, एन एस्ट्रोलॉजर डे, एक ज्योतिषी की क्या कहानी के बारे में लिखा है कि भाई एक ज्योतिषी का दिन है, उस नामक कहानी लिखी है। येट नोन फॉर इज सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ। इन्होंने क्या कहा, एक बहुत ही साधारण बट बहुत ही गहरी एक कहानी को जो बताने का जो स्टोरी टेलिंग का काम किया है, ये किससे संबंधित है, एक आम जो भारतीय आदमियों की, भारतीय लोगों की जो ज़िंदगी होती है उससे संबंधित एक स्टोरी दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। द स्टोरी इज ए बैंड ऑफ सस्पेंसन आयरनी एंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये स्टोरी है, ये किससे संबंधित है, ये सस्पेंस इसमें देखने को मिलता है आपको, आयरनी देखने को मिलती है कि लोग, सस्पेंस मतलब संदेह हो गया या आपको चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न, और ह्यूमन फिलोसफी जो इंसान की कैसे साइकोलॉजी कार्य करती है, किस तरीके से अपन सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। सेट इन ए स्मॉल टाउन इन साउथ इंडिया। ये स्टोरी कहाँ के, एक बहुत ही छोटा सा टाउन होता है साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, उसकी स्टोरी बताई गई है। इट फॉलोज द लाइफ ऑफ द मैन हु अर्न ए लाइफ बाई प्रिटेंडिंग टू बी एस्ट्रोलॉजर। तो ये किसके बारे में स्टोरी है, ये एक स्टोरी है जिसके अंदर एक ज्योतिषी है, वो क्या करता है, खुद को ये बताने का प्रयास करता है कि वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, लेकिन उसको वास्तविकता में ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं होता है। इवन दो ही वॉज नो रियल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसके बावजूद कि उसको वास्तविकता में कोई भी ज्ञान नहीं होता है ज्योतिष शास्त्र का। समझ में आ गया। लेकिन वो क्या करता है, वो खुद को एक ज्योतिषी बताने का प्रयास करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है। प्लॉट की बात करें, द स्टोरी बिगेन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बिजी मार्केट प्लेस। तो ये जो स्टोरी है ना, अब इसका बताएंगे भाई स्टोरी है क्या वास्तविकता में, वो बात करेंगे। ये स्टोरी है, शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ पर एक बिजी मार्केट प्लेस है एक शहर का, वहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है। वेहर एन एस्ट्रोलॉजर, वहाँ पर एक जो ज्योतिषी है वो बैठता है, कहाँ पर, अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठता है विद दिस टूल, जो अपने जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो भी टूल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आपको उसके पास, वो सब चीज़ें लेकर वहाँ पर बैठता है। क्राउन सेल्स चार्ट्स एंड द स्केयर्ड एस कवर्ड विद द फोरहेड, जिसके पास उसके पास जो चार्ट होता है जिसमें जो ज्योतिषी कुंडली वगैरह देखते हैं ना, वो वगैरह होता है। स्केयर्ड एस, उस जो अपने माथे पर बबूत लगाकर वो बैठता है अपने उस पेड़ के नीचे, जो एक टाउन होता है, एक शहर होता है, उसके पेड़ होता है, उसके नीचे बैठता है वो अपने सारे ताम झाम लेकर। टू क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ विजडम, और लोगों को ये दिखाने का प्रयास करता है कि उसे बहुत तगड़ा ज्ञानी है, बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान है। ही अट्रैक्ट द कस्टमर्स थ्रू देयर क्लेवर वर्ड्स, और वह जो वहाँ पर जो क्या रहते हैं, वहाँ पर आसपास जितने भी उसके जो ग्राहक रहते हैं, उनको अपने क्या चतुराई भरे शब्दों का उपयोग करके क्या करता है, लोगों को ठगने का प्रयास करता है, लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। एंड गेसेज, और क्या करता है, गेस करता है। जैसे आप कोई भी ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो आपको भी यही कहेगा कि भाई नौकरी तो आपके जीवन में है, बस आपके थोड़े संकट आ रहे हैं, आपको मेहनत करना चाहिए। या फिर आपके पास जीवन में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो पैसा जीवन में किसी के पास टिका भी नहीं है आज तक। समझ में आ गया। आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन सफल नहीं होते हो, तो अगर मेहनत करके सफल ही हो जाता तो तुम्हारे पास क्यों आता। समझे, ये 4-5 चीज़ें फिक्स मिलती हैं आपके पास, किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ। एंड नॉट रियल नॉलेज, लेकिन उसके पास वो सब क्या करता है, बस वास्तविक ज्ञान नहीं उसी चीज़ों के बारे में, वो क्या करता है, सिर्फ तुक्के मार रहा है और आपको चतुराई भरे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को ठगने का प्रयास करता है। वन इवनिंग ए स्ट्रेंजर अराइव्स हु चैलेंज द एस्ट्रोलॉजर, तो एक दिन क्या होता है, एक अचानक से एक वहाँ पे गुरु नायक नामक एक व्यक्ति होता है, एक वहाँ पे पैदल यात्री होता है, वो आता है और वो उसे चैलेंज करता है उस एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को, किसके बारे में, एंड आस्क हिम टू रिवील द ट्रूथ अवर पास्ट, और कहता है कि जाओ तुम्हारे इतना ही बड़ा, अगर तू ज्ञानी है, इतना ही बड़ा तुझे ज्ञान है, तो मेरे जो पुराना जीवन है उसके बारे में तुम बताओ। तो अपन भी करते हैं ना, काफ़ी लोगों में ये रहता है कि भाई हम तो इससे अपने बारे में पूछ के रहेंगे। द एस्ट्रोलॉजर इज़ नर्वस, वो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो जो आपको ज्योतिषी होता है, वो एक बार के लिए तो नर्वस हो जाता है ना, बट प्रोसीड द रीडिंग, लेकिन वो फिर क्या करता है, उसे पढ़ने का ज्योतिषी के बारे में बताना शुरू कर देता है। और उन सब चीज़ों को सुनकर है वो एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजर है, ये जो ज्योतिषी इतनी एक्यूरेटली, इतनी सही तरीके से चीज़ों को कैसे बता रहा है।
क्या कहता वो, ही वॉज वंस स्टेप्ड एंड लेफ्ट टू डाई। एक बार उसके जीवन पर क्या होता, किसी व्यक्ति ने हमला किया था और उसको मृत्यु के लिए छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। द टेकर बिलीव दैट ही वॉज डेड एंड एस्केप। और जो उसने हमला किया था उसको लगा था कि ये जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर, उसकी बात हो रही है कि स्ट्रेंजर है वो मर गया है और वो फिर वहाँ से भाग गया था, टेकर वहाँ से। ही शुड नॉट रिटर्न टू हिज विलेज इफ़ ही वॉन्ट टू स्टे अलाइव। और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति है वो वहाँ से भाग गया टेकर, और ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि लोग वगैरह उसको मार देते या पकड़ा जाता, तो इसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो सुनकर है, उसके पास्ट के बारे में इतनी वास्तविक चीज़ें सुनकर जो आपका स्ट्रेंज मैन है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और डर जाता है। डरकर क्या करता है, उसे पैसे देकर चला जाता है। लेटर इट रिवील्ड दैट द एस्ट्रोलॉजर वाज द टेकर हिमसेल्फ। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है जो उसके ऊपर जिसने अटैक किया था, वो जो स्ट्रेंजर था उस पर अटैक किया था, वो किसने किया था, वो अटैक किया था उस एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने। ठीक है, आगे एक बार समरी और बता दूंगा मैं, एक बार समराइज और कर दूंगा सारी स्टोरी को अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एंड ही वाज अज्यूम दैट द मैन डाइड ईयर अगो। और उसने मान लिया था जो कि ये व्यक्ति, वो जो ज्योतिषी है ना, उसने मान लिया था ये जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है बहुत पहले ही मर गया है। द स्ट्रेंजर्स सर्वाइवल वाज अननोन टू हिम अंटिल द इनकाउंटर। और जो अनजान व्यक्ति है उसको, जिसको उसने, जो एस्ट्रोलॉजर क्या था, उसने अटैक किया था इस मैन पे, स्ट्रेंजर पे, और उसको लगा था इस ज्योतिषी को, ये ज्योतिषी पहले क्या होता था, अपने दुश्मन को इसने मारा था इस स्ट्रेंजर को, तो इसको लगा था कि ये तो मर गया है। और जब कब तक लगा, जब तक उसे मिला नहीं भाई, मिलने के बाद तो पता चल गया तो जिंदा ही है जिसको तूने मारा था। तो नाउ दैट ही नो दैट मैन इज अलाइव एंड हार्मलेस। और बाद में इसको पता चला कि ये व्यक्ति जिंदा है और उसने भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है। ही फील रिलीव्ड एंड फ्री फ्रॉम द गिल्टी। उसके बाद उसको थोड़ी शांति महसूस हुई और अंदर से जो गिल्ट है, अंदर से जो उसके अंदर जो घृणा आ रही थी इतने दिनों से, उसके अंदर थोड़ी कम होती है। अब देखो स्टोरी क्या होती है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। एक ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी हो गया, उसने पहले क्या था, उसके गुरु नायक नामक एक व्यक्ति होता था, उस पर उसने अटैक किया था, समझ में आ गया, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और वो क्या हो गया, अब उसको जो फिर वो बहुत दिनों के बाद में जो वो लड़का था जिस पे अटैक किया था, वो क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है जिंदा बचने के लिए। और समझ में आ गया आपको। तो अब ज्योतिषी को लगता है कि भाई वो तो चलो खत्म, मर तो गया ही, उसमें मैंने मार दिया है। लेकिन होता क्या है, बाद में जो एस्ट्रोलॉजर है ये तो ज्योतिषी का काम करना शुरू कर देता है, और क्या करता है, उसको ज्योतिषी के बारे में ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन अपनी पोथी पाने लेकर बबूत वगैरह लगा कर क्या लोगों को, आपको अपने जो चतुराई बड़े शब्द हो गए, इन सब चीज़ों से क्या करता है, लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, समझा, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति उसके सामने आता है जो क्या होता है, जो उसको चैलेंज कर देता है कि भाई अगर तेरे को इतना ही ज्ञान है तो तुम मेरे भविष्य के पास्ट के बारे में बता। तो वो इंसान है, ज्योतिषी है, क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था, गुरु नायक पे, उस स्ट्रेंजर पे, तो वो उसको सारी चीज़ें वास्तविक बता देता है। वास्तविक बता देता तो वो स्ट्रेंजर है वो डर जाता है कि इसको कैसे पता सारी चीज़ें मेरे जीवन के बारे में इतनी एक्यूरेटली, है ना, तो वो डर कर चला जाता है। लेकिन बाद में एस्ट्रोलॉजर है, उसको पता चलता है ये तो वही व्यक्ति है जिसको तूने मारा था और आज ये जिंदा है। तो इतने दिन से वो इस गिल्ट में जी रहा था कि उसने एक व्यक्ति को मारा है और वो कितना बड़ा गुनहगार है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति नहीं मरा है, जिंदा है, उसने कोई भी प्रकार का गुनाह नहीं किया है। समझ में आ गया। तो ये है पूरी की पूरी स्टोरी है, वो आपके एन एस्ट्रोलॉजर डे की स्टोरी है। अब आपको मैं इसकी थीम करवा दूंगा और स्टाइल करवाऊंगा। अब इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या, थीम से संबंधित प्रश्न जरूर बनता है, आयरनिकल एंड डिसेप्शन। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है, लोगों को आयरनी मतलब एक आलोचना करने का प्रयास किया, व्यंग्य करने का प्रयास किया है। द एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंड टू नो पीपुल फैक्ट बट आयरनिकली, मतलब इसमें क्या बताया गया, ज्योतिष शास्त्र के बारे में लोगों को सचेत करने का प्रयास किया है। डिस्कवर इज ऑन फेथ थ्रू द चांसेस, तो लोग क्या होते हैं, लोग अपनी किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी किस्मत क्या है, किसी न किसी कोइंसिडेंस या कोई कारणों से बनती है। द बिगेस्ट ट्विस्ट इज दैट इंटेंशनली टेल द ट्रूथ, और सबसे बड़ा ट्विस्ट इस स्टोरी में क्या आता है, जब वो अनइंटेंशनली, उसे पता नहीं होता है और अनइंटेंशनली वो क्या बता देता, सत्य बता देता उसको, अबाउट ए क्राइम ही हिमसेल्फ कमिटेड, जो क्राइम उसने किया था। तो इसमें क्या बनाया, जो अपनी किस्मत है वो कोई ना कोई छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गया। फेथ एंड फ्री विल, तो विश्वास
और आपकी इच्छा से संबंधित बनाया गया। द स्टोरीज प्लेस द आइडिया डेस्टिनी एंड कोइंसिडेंस। तो ये जो कहानी है इसमें क्या बताया गया है, आपकी जो किस्मत है और जो आपकी डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी मतलब जो आपको ज़िंदगी जहाँ पर ले जाना चाहती है उसके बारे में, और वो कैसे बनती है, वो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में, अचानक हुई घटनाओं के बारे में बनती है। शोइंग हाउ समथिंग फेथ रिवील इटसेल्फ एन अनएक्सपेक्टेड वे। तो इसमें यह दिखाया गया है कि भाई किस्मत है वो कुछ काफ़ी बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपसे जीवन में करवा देती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है। गिल्ट एंड रिडम्पशन। द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन लिविंग विद द फियर ऑफ गिल्ट। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने एक व्यक्ति को मार दिया था, उसको ऐसा लगता था, तो इसके जो गणना में गिल्ट में वो काफ़ी दिन से जीवन में जी रहा था। एंड द सरप्राइज मीटिंग ब्रिंग हिम इमोशनल एंड क्लोजर एंड फ्रीडम। लेकिन एक दिन उसको अचानक से उसकी जो सरप्राइज मीटिंग होती है उसके जीवन में, उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको मुक्त कर दिया इस गिल्ट से, इस जो कि भाई वो व्यक्ति अभी भी जिंदा। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से ये बताया कि किस्मत हमें काफ़ी बार वो सब चीज़ें भी दिखाती है जो अपने कभी भी सोचा नहीं होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान की क्या साइकोलॉजी होती है। आर के नारायण ब्यूटीफुली शोज हाउ पीपुल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो आर के नारायण ने बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें दिखाई है कि लोग किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, नॉट बिकॉज इट इज़ रियल बट बिकॉज दे वांट टू हियर समथिंग कंफर्टेबली और ड्रामेटिकली। तो आर के नारायण ने कहा है कि लोग ज्योतिष शास्त्र में इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि वो वास्तविक है, बल्कि इसलिए विश्वास करते हैं कि वो सब चीज़ें हैं जीवन में वो सुनना चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ सुकून से चलने वाला है और ड्रामेटिक वे से किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यही है आर के नारायण ने जो ज्योतिष शास्त्र है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने का भी प्रयास किया है। अगले वाला क्या है, आर के नारायण है। इनके आर के नारायण यूज द सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमर एंड द सस्पेंस टू क्रिएट ए पावरफुल नरेशन। तो आर के नारायण है, उनके द्वारा बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ के साथ ह्यूमर मतलब आपको व्यंग्य किया गया और सस्पेंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। हाउ टू क्रिएट ए पावरफुल नैरेटिव, जो एक बहुत ही शानदार जो कृति लिखी है इनके द्वारा उसको बनाने में। द सेटिंग इज विविडली डिस्क्राइब्ड, जो इस स्टोरी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। एंड द करेक्टर्स आर द रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल, जो करेक्टर जो पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम हमारे वास्तविक जीवन जैसे लगते हैं और हम उनसे रिलेट भी कर सकते हैं, हम उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जीवन के आसपास की घटना हो। मेकिंग द स्टोरी डेप्थली इंडियन येट यूनिवर्सल, मतलब ऐसे लगता है कि एक आम भारतीय ज़िंदगी की कहानी हो सकती है, एक आम भारतीय लोगों की कहानी हो सकती है, बट ये कहानी सारी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा ना ऐसा देखने को जोर से मिलता है। कंक्लूजन की बात करें, एन एस्ट्रोलॉजर डे इज़ नॉट जस्ट ए स्टोरी। तो जो एक एस्ट्रोलॉजर डे नामक कहानी है सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इट इज़ ए क्लेवर टेल ऑफ फेथ एंड आयरनी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक कहानी है विश्वास की, सटायर की और आत्म सेल्फ रियलाइजेशन की, जो गिल्ट होता है ना उसको व्यंग्य की, मतलब इंसान को जो वास्तविकता में ज्ञान होता है उस चीज़ के बारे में। आर के नारायण मास्टरली रिलीव हाउ द पास्ट कैन अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न। तो आर के नारायण ने बताया कि कैसे हमारा जो भूतकाल है वो कैसे हमारे कर्म है वो वापस हमारे पास लौट कर आते हैं। एंड हाउ पीपुल क्रिएट देयर आइडेंटिटीज थ्रू द डिसेप्शंस, और कैसे लोग अपना आइडेंटिटी उसको बनाते हैं। हाउ ट्रूथ बिकम इमर्ज फ्रॉम द वेरी लाइज वी टेल। तो काफ़ी बार ये होता है कि कैसे जो सत्य है वो हमारे सामने आ जाता है, जो हम झूठ बोल रहे हैं उसके थ्रू ही हमारा सत्य है वो पता चल जाता है। तो ये झूठ उसने बोला था वो एस्ट्रोलॉजर के रूप में कि भाई ये तुम्हारे जीवन में था, लेकिन वो क्या थी, वो सारी घटनाएं वास्तविक थी। द स्टोरी एंड ऑन ए नोट रिलीफ एंड रिडम्पशन। जो ये स्टोरी है, जो कहानी कहाँ पर ख़त्म होती है, बहुत ही शांति से और रिडम्पशन से ख़त्म होती है। लिविंग द रीडर विद ए मिक्स ऑफ सरप्राइज एंड सर्टिफिकेशन। और जो ये कहानी है इसमें जो रीडर होता है, पात्र होते हैं, वो सरप्राइज से, आश्चर्य से और सेटिस्फेक्शन से, संतुष्टि के साथ इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है और आश्चर्यचकित भी रहते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर डे बाय द आर के नारायण। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होता है प्रोज एंड फिक्शन फर्स्ट, उससे संबंधित जो आपके जितने भी चैप्टर होते हैं यूनिट फर्स्ट में, उसके सारे की सारी की समरी करवा रहा हूँ, उसके सारा का सारा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। पर्सन कैसा भी आए तो आप क्या कर सको, उसको आसानी से
कर सको। तो आपको बस इतना करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे ना तो मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, चाहे कैसा भी आपको पेपर में पर्सन देखने को मिल जाए, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करके चले जाओगे तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो जो आपकी स्टोरी देखने को मिलती है वो क्या है, फेरिस ब्रोकन के द्वारा ऐसे लिखा गया ऑफ स्टडीज़ के नाम से। समझ में आ गया? तो अपन इसकी समरी देखेंगे, फिर 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। एक खास बात बता दूं, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 90% बच्चे चैनल में वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ऐसा वीडियो आपको इंग्लिश लिटरेचर पे खास करके डेडिकेटेड कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रेनिस बेकोन्स के द्वारा ऑफ स्टडीज़ नामक जो ये ऐसे लिखा गया है, ये किसके ऊपर लिखा गया है, लर्निंग के ऊपर, कि हमें किस तरीके से जो पढ़ाई है, किताबें वगैरह, उनको किस तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने बताया है। और ये कब लिखी गई थी, ये 1597 के अंदर ये जो ऐसे वो लिखा गया था, और उसके बाद में इसको रिवाइज किया गया था बेकोन के द्वारा, है ना। तो इसके अब अपन सबसे पहले देखेंगे, आपको मैंने बता दिया कि ये सबसे पहले 1597 के अंदर ऑफ स्टडीज़ नामक ब्रेंस बेकोन्स के द्वारा ये लिखा गया क्या है, ऐसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है इसमें क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहला मेन पर्पज़ ऑफ स्टडीज़, आप जैसा कि नाम से पता चलता है ऑफ स्टडीज़ नामक चैप्टर है, तो जैसा कि आपको पता चलता है ऑफ स्टडीज़ पर्पज़ क्या होते हैं कोई भी पढ़ाई करने के। सबसे पहला, बेकोन फेमसली आइडेंटिफाई 3 प्राइमरी यूजेज ऑफ स्टडीज़, तो पढ़ाई करने के 3 मुख्य फायदे होते हैं। पहला क्या, ऑफ डिलाइट। ऑफ डिलाइट मतलब क्या होता है, आप कोई भी आनंद के लिए पढ़ते हो, समझ में आया। डिलाइटफुल मतलब क्या होता है, आनंद के लिए। तो स्टडीज़ प्रोवाइड प्लेजर एंड इंटेलेक्चुअल इन्जॉयमेंट, तो आप जब पढ़ाई करो उससे आपको आनंद आए, प्लेजर आए, इन्जॉयमेंट आए, मतलब अच्छा लगे आपको पढ़कर, अंदर से अच्छी फीलिंग आई। स्पेशली इन सॉलिट्यूड फॉर रिटायरमेंट, तो खास करके कब, जब आपको रिटायरमेंट वगैरह लेने वाले हो या फिर घर में आकर अकेले बैठे हो तब पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे आप कहानी पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, उसमें आपको पढ़कर जो अच्छा लगता है उसको क्या कहा जाता है, स्टडी फॉर द डिलाइट के नाम से जाना जाता है। दे ऑफर ए प्राइवेट सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट एंड रिलैक्समेंट, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको ज़िंदगी में रिलैक्स फील होता है और आपको अच्छा फीलिंग आता है इसके लिए। दूसरा में क्या होता है, फॉर ऑर्नामेंट, तो काफ़ी बार ऑर्नामेंट क्या होता है, अपना ज्ञान वगैरह बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया। टू नॉलेज गेन फॉर थ्रू स्टडीज़ एंड इंटरेस्ट कन्वर्सेशन एंड डिस्क्लोजर, तो आप ऑर्नामेंट के लिए पढ़ते हो। ऑर्नामेंट के लिए कोई व्यक्ति क्यों पढ़ता है, ताकि वो क्या कर सके, वो ज्ञान प्राप्त कर सके, और क्या कर सके, आप जब किसी से दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति से बात करो तो आपको बोलने का बहुत अच्छे से ज्ञान हो, उस विषय पर ज्ञान हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर पहले पढ़ कर आऊँगा तो क्या हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, अच्छे से आपसे कन्वर्सेशन कर पाऊँगा। तो इस प्रकार की स्टडी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की स्टडी को स्टडी फॉर द ऑर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इसके लिए क्या क्यों किया जाती है, ताकि आप इलोक्वेंटली बोल सके। इलोक्वेंटली मतलब स्पीकिंग फॉर इफेक्टिवली, अच्छे से स्पीकिंग कर सको, इंटेलिजेंस आपके पास अच्छे हुए, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये पढ़ाई ज़्यादातर की जाती है। अगले वाला, फॉर एबिलिटी, स्टडीज इक्विप इंडिविजुअल्स विद द कैपेसिटी फॉर साउंड जजमेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो आपको फॉर एबिलिटी क्या होता है कि आपको अपने पब्लिक मतलब आपको बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आप जो काम करते हो उसके लिए, अगर आप जिस प्रकार की पढ़ाई करते हो उसके लिए क्या होता है, फॉर स्टडी फॉर द एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। खास एक चीज़ और मैं बात बताऊं, ज़िंदगी में आप इस प्रकार की स्टडी करो तो उसमें अनुभव भी आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जैसे कि आप समझ लो, आप क्या करते हो, आप करते हो, जैसे मैं टीचिंग का कार्य करता हूँ, तो कोई फेमस टीचर है जिसके द्वारा अगर कोई किताब लिखी गई है टीचिंग के ऊपर, तो मैं उसको पढ़ लूँगा। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इस चीज़ का मुझे बेनिफिट होगा कि मुझे टीचिंग पर स्किल इंप्रूव करने में मुझे फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी फॉर द एबिलिटी के लिए नाम से जाना जा रहा है। देखो जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा मैं आपको, ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए। मॉडरेशन एंड बैलेंस, तो बेकोन क्वेश्चन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ स्टडी, तो बेकोन्स ने बताया कि मॉडरेशन ऑफ बैलेंस एंड बैलेंस मतलब कि आपको पढ़ाई को क्या करना चाहिए, नियंत्रित रूप से और मॉडरेट रूप से करना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होता, उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो उसको इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट, टू मच स्टडी फॉर डिलाइट लीड टू लॉस, तो कोई भी इंसान जो स्टडी फॉर डिलाइट होती है ना, उसको उसके लिए करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो उससे क्या लोथसम हो जाएगा। लोथसम मतलब क्या होता है, लेजी हो गया। समझ में आ गया आपको।
ऐसे स्लोथ को तरह याद कर लो। अरे स्लोथ ना एक जानवर होता है, आपको बालों के जैसे जानवर होता है, बस वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है, तो इसे स्लोथ वर्ड बड़ा है। और स्लोथ का अर्थ होता है लेजीनेस। टू मच स्टडी फॉर ऑर्नामेंट लीड्स टू द अफेक्शन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट के लिए, तो ऑर्नामेंट क्या, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे तो क्या होगा, आपको शो ऑफ करने की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अफेक्शन की भावना है, लोगों को अट्रैक्ट करने की, लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बातें बताने की आदत पड़ जाएगी आपको। टू मेक जजमेंटल सोली बेस्ड ऑन रूल लर्न फ्रॉम द बुक लीड टू द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर्स ए लैक ऑफ प्रैक्टिस विजडम एंड अडेबिलिटी। तो अगर आप सिर्फ अकेले किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ने में, उनको ज्ञान, उनके जो रूल नियम कायदा वगैरह पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। तो एक आपका जो ज्ञाता होता है उसमें वैसे बन जाओगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा, सीधी बात है, रूल नियम कायदे पढ़ते रह जाओगे, ज़िंदगी में उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इन्होंने यही बताया कि पढ़ाई को आप सीमित तरीके से रखना है, ताकि इससे क्या हो सके, आपको जो स्टडी है उसको इतना करो कि वो आपको ज़िंदगी में बस काम आ जाए। समझ में आ गया, ज़्यादा नहीं करनी है। तो क्या क्या बताया, अगर आप डिलाइट के लिए ज़्यादा स्टडी करोगे तो लेजी हो जाओगे, अगर आप अफेक्शन ऑर्नामेंट के लिए ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो अफेक्शन के शिकार हो जाओगे, सॉफ्ट ज़्यादा करने लग जाओगे, और जजमेंट के लिए करोगे तो आप प्रैक्टिस वगैरह है, अडेप्टिबिलिटी, उसमें पीछे रह जाओगे। एटीट्यूड टुवर्ड स्टडीज़, तो स्टडी के प्रति आपका किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहला, बेकॉन्स कैटेगराइज पीपुल्स एटीट्यूड टुवर्ड स्टडी, तो किस किस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो पढ़ाई को किस तरीके से करते हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडी, जो चतुर व्यक्ति, जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना, चालाक धोखेबाज आदमी, वो क्या करेंगे, स्टडीज़ को हमेशा क्या कहेंगे कि भाई पढ़ाई बढ़िया को नहीं, ज़्यादा अपना के लिए। समझ में आ गया, और उनके लिए पढ़ाई को ज़्यादा वो महत्व नहीं देते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है, क्राफ्टी मैन्स कंडेम्स स्टडीज़। तो क्राफ्टी मैन होता है वो हमेशा स्टडी को क्या करता है, कंडेम करता है। सिंपल मैन एडमायर्स स्टडीज, जो असाधारण व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पढ़ाई को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। दे अप्रिशिएट द नॉलेज बट डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, तो जो भाई साधारण आदमी होता है, जिसको ज़्यादा पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है बेचारा, पढ़ाई की बढ़ाई कर सकता है, समझ में तो उसको आने से रात ज़्यादा चीज़ होगा। वाइज मैन यूज देम, और जो वाइज मैन होता है, समझदार आदमी होता है, उसको क्या करता है, इफेक्टिवली यूज करना जानता है कि कैसी सिचुएशंस में आपको किस तरीके से पढ़ाई को यूज में लेना चाहिए। तो समझ में आ गया, लाइनों को याद कर लेना। क्राफ्टी मैन क्या करेगा, कंडेम करेगा। सिंपल मैन एडमायर स्टडीज करेगा बट डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। वाइज मैन यूज देम, और जो समझदार आदमी होता है वही पढ़ाई को सिर्फ यूज कर सकता है। बेकॉन्स के क्या कहा, सम, अब बेकॉन्स ने कितने प्रकार के बुकों के टाइप बताए, मतलब बेकॉन्स ने बताया कि 3 प्रकार के बुक होते हैं आपके जीवन में, वो कैसी कैसी होती हैं उनको समझ लो। सम बुक आर टू बी टेस्टेड, तो कुछ बुक होती हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है, मतलब जिनको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, जैसे कहानियों वाली किताबें, बस आप उनको पढ़ लो, मजे ले लो और छोड़ दो। समझ में आ गया, क्विक ओवरव्यू के लिए। अखबार हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका अखबार, न्यूज़पेपर का आप सिर्फ पढ़ लेते हो, अगले दिन वो रद्दी हो जाता है। अदर्स टू बी स्वेलोड, मतलब स्वेलोड दूसरी क्या होती है, स्वेलो करने के लिए। स्वेलो करने के लिए ऐसी किताबें जैसे जिनको आप पढ़ लो, बस सिर्फ किसके लिए, पढ़ाई के लिए। जैसे आज कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, पढ़ो, नौकरी लगो और छोड़ दो। समझ में आ गया आपको। अदर्स फॉर स्वेलोड, वो कैसी किताबें होती हैं, स्वेलो करने के लिए होती हैं, बस पढ़ो, समझो, जॉब क्लियर करो और छोड़ दो बस। अगली क्या आती है, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, तो कुछ किताबें होती हैं जिनको आप डिलीजेंस, अटेंशन और डीप रिफ्लेक्शन के साथ आपको पढ़ना चाहिए, मतलब उनको क्या आप गहराई से पढ़ो चीज़ों को, अच्छे से डीप नॉलेज लो उन सब चीज़ों के बारे में और अपने जीवन में उतार लो। जैसे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक किताबें हो गई, गीता पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, या फिर कोई आपका बिजनेस करते हो, उसे बिजनेस से संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ने, सक्सेसफुल आदमी ने कोई किताब लिखी तो आप उसको पढ़ रहे हो, तो इसको पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको उस चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। समझ में आ गया, तो आपको अटेंशन से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ही ऑल्सो नोट फॉर द लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स, मतलब इनका यही कहना है कि आपको जो किताबें हैं उसको चुनते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किस प्रकार की किताबें चुन रहे हो, आपको वही किताबें अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन लेनी चाहिए। बेनिफिट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो अलग अलग प्रकार के विषयों के क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। बेकॉन हाईलाइट हाउ वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी कल्टिवेट द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल इक्वालिटीज। सबसे पहला है स्टोरीज मेक्स मैन वाइज, तो देखो अगर आप अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ते हो ना भाई, आप जीवन में हिस्ट्री भी पढ़ते हो,
पोइट्री पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिलोसफी पढ़ते हो, मोरल पढ़ते हो, तो इनका क्या क्या फ़ायदा होता है इनको बताता हूँ आपको। तो इतिहास होता है ना, इतिहास वो इंसान को समझदार बनाता, वाइज बनाता। कैसे? भविष्य में अगर ये घटना हुई है, आपको ये सीख मिलती है, उसको आपको नहीं दोहराना। अगर आप दोहराओगे तो आप भी क्या करोगे, वैसे ही बन जाओगे। तो आपको हिस्ट्री से आप क्या करते हो, लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट। पर पोइट्री विट्टी, पोइट्री होती है ना, कवि जो पोइट्री वगैरह लिखते हैं, तो इससे क्या होती है, आपकी क्लेवरनेस, समझदारी और इमेजिनेशन पावर है वो इससे बढ़ती है। तो पोइट्री आपको समझदार बनाने का कार्य करती है। 2 नंबर है मैथमेटिक्स सबटकल। तो बाय प्रोमेटिंग प्रेसिजन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स से आप क्या समझते हो, तर्क करना सीखते हो, लॉजिकल रीजनिंग है वो सीखते हो। हर जीवन में चीज़ों को, जैसे आप साइंस वगैरह पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, लॉजिकल चीज़ों को सोचना शुरू करते हो। नेचुरल फिलोसफी डीप। तो अगर आप फिलोसफी वगैरह पढ़ते हो, नैतिक ये आपका आध्यात्मिक वगैरह इसके बारे में, तो आप चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करते हो, डीप एनालिसिस करते हो किसी भी चीज़ के बारे में कि ये घटना हुई तो वास्तविकता में हुई क्या, इसके पीछे कारण क्या रहा। तो ये कैसे पता चलता है आपको, फिलोसफी से पता चलता है। मोरल ग्रेव। तो मोरल ग्रेव क्या है, ये एथिक्स से संबंधित होता है। अब अपन लास्ट में बात करें आपको क्यूरिंग मेंटल डिफेक्ट्स। तो ही कंक्लूड बाई असर्टिंग दैट स्टडीज कैन रिमेडी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज मच लाइक द फिजिकल एक्सरसाइज क्योर बॉडीज एलिमेंट। तो इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है, जो बेकन उन्होंने कहा है कि जो आपकी किताबें हैं वो किसके लिए काम करती हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी शरीर हेल्थ बॉडी सही रहती है ना, वैसे ही किताबें पढ़ने से आपकी दिमाग है वो मजबूत रहता है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ए मैन विट टू बी वेंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथ। अगर कोई भी इंसान है जिसको तर्क संगतता के बारे में नहीं पता है, तर्क वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो उसको क्या करना पड़ना चाहिए, गणित के बारे में पढ़ना चाहिए। इफ हिज विट टू बी एप्ट इज डिस्टिंग्विश लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन मिडेवियर फिलोसफी नोन फॉर देयर प्रीसियस डिस्ट्रैक्शंस। अगर कोई भी इंसान है, अगर उसको अपने जीवन में जो मतलब चीज़ों को गहराई से समझना है, अध्यात्म या जीवन के बारे में समझना, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, फिलोसफी पढ़नी चाहिए। तो ये सब आपके सामने ओवरव्यू था, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला जो इसमें प्रश्न कराऊंगा आपको 5। व्हाट आर द 3 मेन पर्पज ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस बेकन। तो बेकन के अनुसार स्टडी के 3 क्या पर्पज होते हैं। तो पहला होता है डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, आप, मैंने बताया था, आप अपने जीवन में इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हो तो किसके लिए पढ़ोगे, डिलाइट के लिए पढ़ोगे। ऑर्नामेंट क्या होगा, आप अपनी कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए पढ़ते हो, तब ऑर्नामेंट बढ़ता आपका। तीसरी कौन सी होती है, एबिलिटी। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग हो गया, बिजनेस से प्रोफेशनल स्टडी करते हो, उसको क्या इस नाम से जाना जाता है, एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। हाउ डज द बेकन क्लासीफाई द रीडिंग ऑफ बुक्स। तो बुक की रीडिंग करने के लिए उन्होंने किस रूप में क्लासीफाई किया है किस रूप में क्लासीफाई किया इन्होंने, सम बुक आर टेस्टेड, कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, रीड करने के लिए होती हैं सिर्फ। सम बुक आर स्वेलोड, कुछ किताबों को आप च्युइंगम की तरह आपको बस सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, काम निकले, बाद में कोई काम की नहीं वो। और तीसरे प्रकार की, जिनको अपने चबाओ और डाइजेस्ट करो, अपने पेट के अंदर डालो, मतलब अपने दिमाग के अंदर डालो, उन सब चीज़ों के लिए जीवन में आगे काम आती हैं वो सब चीज़ें। वॉट क्वेश्चन डज द बेकन्स आफ्टर रिगार्डिंग एक्सेसिव स्टडी। तो क्या क्या सतर्कता बचनी चाहिए बेकन ने बताया है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। बेकन्स वार्म्स टू मच स्टडी कैन बी हार्मफुल। तो बेकन ने बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना भी नुकसानदायक होता है। स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज लीड टू लेजीनेस। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे आप, डिलाइटफुल स्टडी, तो आपको लेजीनेस हो जाएगी इससे। यूजिंग स्टडी ओनली फॉर द आर्ग्यूमेंट मेक वन सोवी। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई को आर्ग्यूमेंट वगैरह करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए ज़्यादा प्रयोग में लोगे तो आप ज़्यादा दिखाव में विश्वास रखने लग जाओगे। रिलाइंग सोली ऑन बुक लर्निंग विदाउट एक्शन मेक वन यूनिट फॉर प्रैक्टिकल अफेयर्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ एक किताब पर ही डिपेंड रह जाओगे तो आप क्या रहोगे, जीवन के वास्तविकता के बारे में नहीं जान पाओगे। 4 नंबर प्रश्न, हाउ डज बेकन रिलेट्स स्पेसिफिक स्टडी टू ऑफ स्टडी द मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने किस प्रकार की स्टडी बताई है। सबसे पहले हिस्ट्री कौन पढ़ते हैं, समझदार लोगों के लिए। पोइट्री इमेजिनेशन के लिए। मैथमेटिक्स आपको चीज़ों को समझदारी से लॉजिकल रीजनिंग लगाने के लिए। फिलोसफी चीज़ों को गहराई से समझने के लिए। इथिक्स आपका चरित्र निर्माण करने के लिए। तो 5 नंबर प्रश्न है, व्हाट द बेकन ओवरऑल मैसेज ऑफ स्टडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है।
बैकॉन सेंट्रल मैसेज इज दैट स्टडीज आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जो पढ़ाई होती है ना वो इंसान के मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बट दे मस्ट बी वाइजली, बट उन्हें समझदारी से करना चाहिए। दे शुड बी डिलाइट द माइंड, वो आपके दिमाग को क्या कर सकती हैं आपके दिमाग के लिए अच्छी रहती हैं। रिफाइन स्पीच, आपकी स्पीचेज वगैरह को भी बढ़िया बनाती हैं। एंड इनहेंस द प्रैक्टिकल जजमेंट, और आपकी जो सोचने की क्षमता उसको भी बेहतर करती हैं। सो ही स्टेज दैट रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन आर द ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट। तो पढ़ना, लिखना और डिस्कशन करना, ये तीनों की तीनों महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नॉलेज इज मोस्ट वैल्यूएबल व्हेन अप्लाइड थ्रूली इन लाइफ। नॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको कब बढ़िया होता है, जब आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तब ही बढ़िया होता है। तो यही कहा बेको ने, सिर्फ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई को जीवन में उतारो भी।